नमस्कार एवरीवन। मैं चौधरी साहब चौधरी आईएएस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम करने जा रहे हैं 2 नवंबर का करंट अफेयर। ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी। आज हम 2 नवंबर का जो हमारा करंट अफेयर है उसके यूपीएससी और पीसीएस बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। पहला क्वेश्चन हमारा होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली स्टेटमेंट दी गई है हमें, विविध जूट बैगों में 100% खाद्यान्न की अनिवार्य पैकेजिंग के लिए सरकार के हालिया फैसले को वैधानिक समर्थन मिला है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी होगी, भारत में पहाड़ी इलाकों के कारण उत्तर पूर्वी राज्यों में जूट नहीं उगाया जाता। और थर्ड हमारा होगा, भारत में सरकार रो जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा करती है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। 1 और 3, जो 1 और 3 है वो बिल्कुल हमारे सही करेक्ट होंगे, जो जूट से रिलेटेड हैं। क्योंकि जूट उद्योग की मदद करने के लिए सरकार ने क्या निर्णय लिया अभी कि 100% खाद्यान्न और 20% जो चीनी है अनिवार्य रूप से जूट की थैलियों में पैक की जाएगी। उसके बाद में सरकार ने जूट पैकेजिंग सामग्री यानी जेपीएम, और जेपीएम हमारा क्या होता है, जूट पैकेजिंग मटेरियल अधिनियम 1987 के तहत अनिवार्य पैकेजिंग मानदंडों के दायरे का विस्तार किया है। और उसके बाद में हम देखेंगे कि जो जूट है हमारा वो मुख्यतः कौन से स्टेट में उगाया जाता है। तो जूट मुख्यतः पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश, इन सभी स्टेट के अंदर जूट की खेती की जाती है। कौन से स्टेट में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश में की जाती है। उसके बाद में लास्ट क्या है हमारा, सरकार रो जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। जो हमारी गवर्नमेंट है उसने रो जूट के लिए जो है एमएसपी की घोषणा करती है, और एमएसपी हमारा क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके बाद में हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा, भारत और अमेरिका के बीच अपने कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित समझौतों की व्यवस्था करें क्योंकि उन पर हस्ताक्षर हैं वो किए गए हैं, यानी कि सिग्नेचर। क्या पूछा गया है, भारत और अमेरिका के बीच अपने कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित समझौतों की व्यवस्था करें क्योंकि उन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो सबसे पहला हमारा होगा सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा, यानी कि जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, इसको हम GSOMIA के नाम से भी जानते हैं, जो इसकी शॉर्ट फॉर्म रहेगी। उसके बाद में हमारी सेकंड होगी संचार संगतता और सुरक्षा समझौता, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होगी COMCASA, यानी कि कम्युनिकेशंस कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। उसके बाद में थर्ड हमारा होगा लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि जिसकी शॉर्ट फॉर्म होगी LEMOAE, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। फोर्थ हमारा ऑप्शन क्या है, बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होगी BECA, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो यहां पे हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। भारत और अमेरिका के बीच अपने कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित समझौते की व्यवस्था करें क्योंकि उन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इनके लिए हमारा ऑप्शन जो बी है वो सही होगा। चारों के चारों ऑप्शन जो हमारी स्टेटमेंट है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, चारों स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही होंगी। तो इसीलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है।
1 3 2 4। कौन से क्रम में होंगे? सबसे पहला हमारा होगा सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा। उसके बाद में हमारा होगा लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। उसके बाद में हमारा सेकंड नंबर आएगा संचार संहिता और सुरक्षा समझौता। और अंत में हमारा आएगा बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता। क्रम के अनुसार अगर बात की जाए तो हमारा सबसे पहले पहला, फिर तीसरा, फिर दूसरा और फिर अंत में चौथा आएगा। ये चारों ही एग्रीमेंट पे जो है सिग्नेचर किए गए थे। और क्रम के अनुसार क्या आएगा? पहले पहला, फिर तीसरा, फिर दूसरा और फिर चौथा। क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ है, भारत और अमेरिका ने दो संवाद के तीसरे संस्करण के दौरान बेसिक एक्सचेंज एवं कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होगी BECA, यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। सेकंड क्या है हमारा? BECA की भनक दोनों देशों के बीच 4 प्रमुख संधि को अंतिम रूप देने में पूरी होती है, जिन्हें रणनीतिक संबंधों का विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण माना गया था। उसके बाद में हमारा क्या होगा? 2002 में दोनों देशों द्वारा सैन्य सूचना समझौते यानी कि GMOMIA पर सामान्य सुरक्षा पर हस्ताक्षर किए गए थे। उसके बाद में GSOMIEA भारत के साथ साझा की गई महत्वपूर्ण सूचनाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट उपायों के लिए प्रदान की जाती है। उसके बाद में क्या है, जो अब भारत और अमेरिका के बीच दोनों देशों के अंदर 2016 में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होगी LEMOA, यानी कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट को शामिल किया गया, जिससे उनके आतंकवादी आपूर्ति की मरम्मत और पुनः पूर्ति के लिए एक दूसरे के ठिकानों का उपयोग करने के लिए साथ साथ गहन सहयोग के लिए भी अनुमति प्रदान करता है। उसके बाद में 2018 में क्या हुआ? भारत और अमेरिका के बीच में 2018 में COMCASA यानी कि कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट या फिर संचार संहिता और सुरक्षा समझौता भी हम इसको बोल सकते हैं, ये इस पे हस्ताक्षर किए गए। इसमें क्या है, दोनों आतंकवादियों के बीच अंतर को प्रदान करता है और अमेरिका से भारत के लिए उच्च अंत प्रौद्योगिकी की बिक्री के लिए प्रदान करता है। तो ये हमारे 4 एग्रीमेंट है भारत और अमेरिका के बीच में। जो हमारा BECA है, उसके बाद में हमारा दूसरा कौन सा होगा? GSOMIA, COMCASA और LEMOA। ये 4 एग्रीमेंट हमारे भारत और अमेरिका के बीच हैं। उसके बाद में हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारत और अमेरिका ने बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते BECA पर हस्ताक्षर किए। इसमें भारत को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लाभ होगा? क्या पूछा गया है कि भारत ने और अमेरिका के जो है उन्होंने BECA विनिमय और सहयोग समझौते, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होगी BECA पर जो है सिग्नेचर किए हैं, इससे जो है भारत को किन क्षेत्रों में लाभ होगा? तो सबसे पहले जो होगा दिया गया आपको अमेरिकी भू स्थानिक बुद्धि तक पहुंच, सेकंड उच्च गुणवत्ता वाले GPS और थर्ड प्राकृतिक आपदाओं का जवाब। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, 1, 2 और 3, क्योंकि अभी जो BECA जो समझौता हुआ है जिसपे सिग्नेचर किया हमारे हरियाणा और अमेरिका, भारत और अमेरिका ने, उसमें तीनों ही चीज़ों का हम लाभ ले सकते हैं। अमेरिकी भूस्थानिक बुद्धि तक पहुंच, उच्च गुणवत्ता वाले GPS के बारे, उसके बाद में प्राकृतिक आपदाओं का जो जवाब है, ये तीनों ही लाभ हमें प्राप्त होंगे। क्योंकि जो GPS आपका, वो आपको पता है कि जो हमारा एक मैप है एक प्रकार का, अगर कोई ड्राइव करता है तो उनको पता होगा GPS। उसके बाद में इसमें क्या हमारा, क्योंकि BECA जो है भारत और अमेरिका की भूस्थानिक खुफिया तथा वास्तविक समय तक पहुंच बनाने में मदद करेगा।
उसमें क्या होगा, मिसाइल और शस्त्र ड्रोन जैसे जो अपने आप चलने वाली प्रणालियां होंगी और हथियार की सटीकता जो होगी उसको बढ़ाया जाएगा। और मानचित्र और उपग्रह चित्रों पर जानकारी साझा करने के माध्यम से यह भारत को स्थलाकृतिक और वैमानिकी डेटा और उन्नत उत्पादों तक पहुंचाने में मदद करेगा, जो नेविगेशन और लक्ष्यकरण में सहायता करेंगे। जहाजों की नौकायन, विमानों की उड़ान, युद्धों की लड़ाई और लक्ष्यों के स्थान के अलावा प्राकृतिक आपदाओं की प्रक्रिया के लिए भी भूस्थानिक खुफिया भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में क्या होगा हमारा 20 ये जो है वो भारतीय सैन्य प्रणालियों को एक उच्च गुणवत्ता वाले जीपीएस प्रदान करेगा, जो प्रतिकूल परिस्थितियों को सटीक रूप से लक्षित करने के लिए वास्तविक समय की खुफिया मिसाइलों की नेविगेशन करेगा। उसके बाद में हमारा 4th क्वेश्चन होगा 2019 और 20 भारत में एफडीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछा गया है, 2019 और 20 में भारत में एफडीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पे 3 स्टेटमेंट दी गई है। पहली हमारी होगी, मॉरिशस के बाद सिंगापुर एफडीआई का शीर्ष स्रोत बना रहा। सेकंड हमारा होगा, सेवा क्षेत्र ने 2019-20 के दौरान अधिकतम विदेशी आवक को आकर्षित किया। और थर्ड हमारा होगा, भारत में ग्रीनफील्ड निवेश दुनिया की तुलना में अधिक प्रभावी है। तो यहां पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल 1 और 2, क्योंकि केवल जो पहला ऑप्शन है और जो हमारा थर्ड है स्टेटमेंट वो 2019-20 में भारत से एफडीआई के संबंध में है, दोनों की दोनों। क्योंकि 2019 और 20 के दौरान अधिकतम विदेशी प्रवाह को आकर्षित करने वाले क्षेत्रों में सेवाएं $7.85 बिलियन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो थे वो 7.67 बिलियन, जो दूरसंचार था वो $4.44 बिलियन, जो ट्रेडिंग था वो $4.57 बिलियन, और जो ऑटोमोबाइल था उसका भाग होगा यहाँ पे $2.82 बिलियन, निर्माण कार्य जो थे उसमें $2 बिलियन, ये सभी शामिल थे। और रसायन की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ $1 बिलियन। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि DPIIT के आंकड़ों से हमें इन चीजों का पता चलता है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक साल पहले के $44.36 बिलियन से वित्त वर्ष 2015 में 13% बढ़कर कितना हो गया था, $49.97 बिलियन हो गया। और एफडीआई का शीर्ष स्रोत सिंगापुर $14.67 बिलियन रहा। इसके बाद में मॉरिशस का रहा $8.24 बिलियन रहा। और महाराष्ट्र में $7.26 बिलियन के निवेश के साथ महाराष्ट्र ने 30% एफडीआई का उच्चतम हिस्सा प्राप्त किया। कर्नाटक और दिल्ली की अगर हम बात करें तो कर्नाटक 18% और जो दिल्ली था हमारा उसमें 17% की हिस्सेदारी के साथ दोनों आगे बढ़े। भारत में ब्राउनफील्ड निवेश दुनिया की तुलना में अधिक प्रभावी है। यदि निवेश विलय और अधिकर्षण के रूप में होते हैं तो इसे ब्राउनफील्ड निवेश के रूप में जाना जाता है। ब्राउनफील्ड निवेश किसे कहते हैं, तो यह निवेश विलय और अधिकर्षण के रूप में होते हैं, इनको ब्राउनफील्ड के निवेश के लिए नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हमारा जो 5th क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा, सुपर कंप्यूटिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहां पे बात आ गई है आपकी सुपर कंप्यूटिंग की, कि सुपर कंप्यूटिंग जो है वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहां पे 5 आपको स्टेटमेंट दी गई हैं, तो पांचों की पांचों आपकी बिल्कुल सही होंगी। क्वांटम यांत्रिकी, मौसम की भविष्यवाणी, तेल और गैस की खोज, जीनोमिक्स, दवाओं की खोज। इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। जो सुपर कंप्यूटिंग जो है हमारा वो इन सभी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सुपर कंप्यूटिंग का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटेशनल रूप से गहन कार्यों के लिए किया जाता है, जिसमें क्वांटम यांत्रिकी, मौसम पूर्वानुमान कि मौसम का पहले ही अनुमान लगाया जा सके, बाढ़ की भविष्यवाणी करने के लिए, जलवायु अनुसंधान और तेल और गैस की खोज करने के लिए प्रयोग किया जाता है सुपर कंप्यूटिंग का। और जीनोमिक्स और ड्रग की खोज भी सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में शामिल है। इसके बाद में हमारा 6th क्वेश्चन होगा, 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 6th
द सिंथेसिस ऑफ योगा और द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक भारत के किस व्यक्तित्व की कृतियां हैं? क्या पूछा गया है? द सिंथेसिस ऑफ योगा और द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक भारत के किस महान व्यक्तित्व की कृतियां हैं? तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष जो हैं उनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 को। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में, जिसको अभी फिलहाल क्या बोला जाता है? कोलकाता, लेकिन 1872 के टाइम में उसको कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। वे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ कवि और राष्ट्रवादी नेता भी थे। आगे चलकर क्या हुआ? वो एक महान आध्यात्मिक सुधारक और दार्शनिक के रूप में भी जाने गए। वर्ष जब 1908 आया, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने का असफल प्रयास किया। इसके मद्देनजर अरबिंदो को भी हमले की योजना बनाने और अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। और इनको कौन सी जेल में भेजा गया था? तो इनको अलीपुर जेल में भेज दिया गया था। अलीपुर बम केस की सुनवाई 1 वर्ष तक चली। आखिरकार 6 मई 1909 को उन्हें बरी कर दिया गया, वो बेकसूर मिले। उनके बचाव पक्ष के वकील चित्तरंजन दास थे। जो ये अरबिंदो घोष के जो वकील थे वो कौन थे? चित्तरंजन दास। और इस अवधि के दौरान जेल में आध्यात्मिक अनुभव एवं वास्तविकताओं के कारण जीवन के बारे में उनका दृष्टिकोण मौलिक रूप से बिल्कुल चेंज हो गया। उनका उद्देश्य देश की सेवा एवं मुक्ति से बहुत आगे निकल गया था। श्री अरबिंदो की एकीकृत योग प्रणाली को अवधारणा उनकी किताबों द सिंथेसिस ऑफ योगा और द लाइफ डिवाइन में वर्णित किया गया है। उनकी द लाइफ डिवाइन पुस्तक आर्य पत्रिका में क्रमिक रूप से प्रकाशित निबंधों का संकलन आपको मिल सकता है। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा, भारत की पहली सी प्लेन सेवा निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई है? क्या पूछा गया है? भारत की पहली सी प्लेन सेवा निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई है? तो यहां पे ऑप्शन डी हमारा सही होगा, केवड़िया से साबरमती रिवर फ्रंट। कहां पे? केवड़िया से साबरमती रिवर फ्रंट। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के पास द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के बीच एक सी प्लेन सेवा शुरू की है। क्योंकि यह सेवा स्पाइस जेट की सहायक कंपनी स्पाइसटल, जो स्पाइस जेट है उसकी सहायक कंपनी कौन सी है? स्पाइसटल द्वारा संचालित की जाएगी। और जो स्पाइसटल द्वारा कनाडा की एक कंपनी द्वारा निर्मित 3 ओटर 300 सी प्लेन का उपयोग किया जाएगा। सी प्लेन सेवा के माध्यम से अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट और केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच की दूरी लगभग 45 मिनट में तय की जा सकेगी। इन विमानों में यात्री और चालक दल के सदस्यों समेत 19 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। सी प्लेन एक निश्चित पंख वाला हवाई जहाज है जो पानी पर उतरने और उड़ने के लिए बनाया गया है। यह पानी पर उतर सकता है और उड़ने के भी काम आता है। यह एक नाव की उपयोगिता के साथ हवाई जहाज की गति प्रदान करता है। सी प्लेन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक फ्लाइंग बोट सी प्लेन और एक प्लोट प्लेन। इसके बाद में हमारा 8th क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले हमारा होगा, वन्य जीव अधिनियम 1972 राज्यों को किसी समृद्ध जैव विविधता वाले प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति देता है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी होगी, राष्ट्रीय उद्यान घोषित क्षेत्र में वन्य जीवों के अलावा अन्य जीवों के चारण पर प्रतिबंध होता है। तो यहां पे ऑप्शन सी हमारा सही होगा, 1 और 2 दोनों। क्यों? क्योंकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 राज्यों को किसी समृद्ध जैव विविधता वाले प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति देता है। इसीलिए हमारी स्टेटमेंट 1 जो है वो सही हो जाती है। उसके बाद में जो क्षेत्र पारिस्थितिकी जीव जंतुओं, वनस्पतियों, भू आकृतिक एवं जलीय महत्व के हैं और जिनका संरक्षण किया जाना अत्यंत आवश्यक है, उन्हें राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है।
इसके बारे में क्या क्या डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहला होगा राष्ट्रीय उद्यान घोषित क्षेत्र में जंतुओं का शिकार प्रतिबंध होता है। सेकंड, राष्ट्रीय उद्यान घोषित क्षेत्र में वन्य जीवों के अलावा अन्य जीवों के चारण पर प्रतिबंध होता है। थर्ड, किसी भी वन्य जीव जंतु के आवास के अतिक्रमण पर रोक होती है। और फोर्थ, कोई भी संरक्षित क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर सकता। और फिफ्थ, पौधों को संग्रहित करने और उनको हानि पहुंचाने पर प्रतिबंध होता है। और सिक्स हमारा होगा हथियारों का प्रयोग इन क्षेत्रों में वर्जित होता है। यूज ऑफ वेपन्स इज प्रोहिबिटेड इन दिस एरियाज। इसके बाद में हमारा 9th क्वेश्चन होगा आज का। निम्नलिखित में से कावेरी नदी की सहायक नदी है। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कावेरी की सहायक नदी है। तो यहां पे आपको दिया गया है अमरावती नदी, लक्ष्मण तीर्थ नदी और काबिनी नदी। तो यहां पे हमारा ऑप्शन डी सही होगा। केवल 1, 2 और 3 कावेरी नदी की सहायक नदियां ये तीनों ही हैं, अमरावती नदी, लक्ष्मण तीर्थ नदी और काबिनी नदी। जो कावेरी नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ से होगा हमारा? यह कर्नाटक में पश्चिमी घाट की भ्रागिरी पहाड़ी से निकलती है। जो अपवा बेसिन जो होगा कावेरी नदी का वो क्या होगा? यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है जिसे क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का बगीचा। क्या कहा जाता है इस डेल्टा को? दक्षिण भारत का बगीचा। इसकी सहायक नदियों की अगर बात की जाए तो वो होंगी अर्कवती, हेमवती, अमरावती, लक्ष्मण तीर्थ, सिमसा, काबिनी, भवानी, हरंगी। कौन सी नदियां होंगी? अर्कवती, हेमवती, अमरावती, लक्ष्मण तीर्थ, सिमसा, काबिनी, भवानी, हरंगी। उसके बाद में अमरावती नदी की अगर बात की जाए तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु के उपजाऊ जिलों करूर एवं तिरुपुर में कावेरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। लक्ष्मण तीर्थ जो है वो भारत के कर्नाटक राज्य की एक नदी है। जो लक्ष्मण तीर्थ है वो कर्नाटक राज्य की एक नदी है। इसका उद्भव है कोडागु जिले से होता है और यह पूर्व की ओर बहती है। यह कृष्णा राजा सागर झील में कावेरी से मिल जाती है। जो काबिनी नदी है वो केरल के वायुनाड जिले में काबिनी और उसकी तीन सहायक नदियां होंगी वो कौन सी होंगी? पनामाराम, मंथावदी और कालिंदी। कौन सी? पनामाराम, मंथावादी और कालिंदी। इन सभी से प्रभावित होती है और केरल के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली काबिनी कावेरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। उसके बाद में आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा 10th। हाल ही में समाचारों में रहा 16 साइकी है। क्या पूछा गया है? हाल ही में समाचारों में रहा 16 साइकी है, यानी कि जो 16 साइकी है वो क्या है? तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, धातु का एक क्षुद्र ग्रह है। क्या? धातु का एक क्षुद्र ग्रह या फिर ए मेटल एस्ट्रोड। पृथ्वी से लगभग 370 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित 16 साइकी जो है हमारा वो हमारे सौरमंडल की क्षुद्र ग्रह बेल्ट में सबसे बड़े खगोलीय निकायों में से एक है। नासा के मुताबिक अल्लू के जैसे दिखने वाला इस क्षुद्र ग्रह का व्यास लगभग 140 मील है। क्या कहा गया है नासा के द्वारा? कि इस क्षुद्र ग्रह का जो व्यास है वो लगभग 140 मील का है। और इस रहस्यमय क्षुद्र ग्रह की खोज इतालवी खगोल शास्त्री एनिबेल डी गैस्पारिस द्वारा 17 मार्च 1852 को की गई थी और इसका नाम ग्रीक की प्राचीन आत्मा की देवी साइकी के नाम पर रखा गया था। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया था? ग्रीक की प्राचीन आत्मा की देवी साइकी के नाम पर रखा गया था, क्योंकि यह वैज्ञानिकों द्वारा खोजा जाने वाला 16वां क्षुद्र ग्रह है। यह कौन से नंबर पे आने वाला क्षुद्र ग्रह है? 16वां क्षुद्र ग्रह है, इसलिए इसके नाम के आगे 16 को जोड़ दिया गया था। अधिकांश क्षुद्र ग्रहों के विपरीत जो कि चट्टानों या बर्फ से बने होते हैं, वैज्ञानिकों का मानना है कि 16 साइकी क्षुद्र ग्रह एक बहुत बड़ा धातु निकाय है जिसे पूर्व के किसी ग्रह का कोर माना जा रहा है, जो कि पूर्णतः ग्रह के रूप में परिवर्तित होने में सफल नहीं हो पाया था। इसी के साथ हमारे यूपीएससी बेस्ड जो क्वेश्चन थे करंट अफेयर के 2 नवंबर के वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद में हम करेंगे 3 नवंबर का करंट अफेयर।
तब तक के लिए बाय बाय।